हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हमारे ये जो टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 20, जिसमें हम पढ़ेंगे कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए ये चैप्टर थोड़ा अगर आप देखें तो ये चैप्टर इतना लेंदी नहीं है, लेकिन मैंने क्या कि उसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया। एक में हम आज पढ़ेंगे पार्ट 1 में, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर के बारे में, फिर लिटरेचर एंड आर्ट के बारे में, संस्कृत जिसमें हम पढ़ेंगे संस्कृत लिटरेचर के बारे में, अरबिक एंड पर्शियन लिटरेचर के बारे में, रीजनल लैंग्वेज एंड फाइन आर्ट्स, जो कि मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पे जब दिल्ली सुल्तानेत हमारे राज कर रहे थे हमारे ऊपर, तभी इस तरह की किस तरह की कल्चरल डेवलपमेंट हो रही थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, सूफी मूवमेंट आई, भक्ति मूवमेंट आई। तो ये इस चैप्टर से बिलोंग करती है मिडिवल हिस्ट्री के पीरियड में, जिसमें सूफी एक भक्ति टाइप के एक मूवमेंट थी, जिसमें क्या क्या हुआ था। ये हालांकि ये जो चैप्टर है एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर की चैप्टर है, तो लेकिन क्या है, जिस अगर ये हिस्ट्री में इंक्लूडेड है तो डेफिनेटली हिस्ट्री में इसका कुछ रोल होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये जो चैप्टर है सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट, इसको मैंने एक एक 2 वीडियो में डिवाइड कर लिया, और इसमें बहुत ही डिटेल्स में आपको कंटेंट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको आर्ट एंड कल्चर की वो टॉपिक देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं हर एक रिसोर्सेज से मिलाकर उसे इस एक बेहतरीन कंटेंट बनाने की कोशिश की हूँ, ताकि आपको और कोई रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल्स में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। तो establishment of Delhi Sultanate in 13th century, a new phase in cultural development of the country। जब दिल्ली सुल्तानत की एस्टेब्लिशमेंट हो रही थी हमारे इंडिया पे 13th सेंचुरी में, तब क्या हुआ, एक कल्चरल डेवलपमेंट की न्यू फेज शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि तब क्या हुआ, जो दिल्ली सल्तनत क्या कौन थे, वो पर्टिकुलरली तुर्किश थे, और तुर्किश जो थे वो पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटीज बिलोंग करते थे, मुस्लिम धर्म के लोग थे। तो वो जब एक कंट्री में, हमारे कंट्री में हिंदू डोमिनेटेड कंट्री में आकर घुसने लगे, तो धीरे धीरे उनके जो रिलीजन है वो हमारे रिलीजन के साथ घुल मिलाने लगी। ठीक है, वो फ्यूजन होने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, एक इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक रिलीजन की शुरुआत हुई हमारे इंडिया में। उससे पहले हमारे इंडिया में इस्लाम धर्म के कोई नामो निशान नहीं थी, क्योंकि हम सब बुद्धिज्म, सिखिज्म, डिफरेंट टाइप के कल्चर, वैष्णविज्म, शैविज्म, ये तरह की हमारे जो हिंदू कल्चर है उसमें भरे पड़े थे हम इंडियन वाले। तो उससे पहले इस्लाम जो कम्युनिटी, इस्लाम का रिलीजन हमारे इंडिया पे नहीं था। तो जब पहली बार जो मोहम्मद अटैक किए, ठीक है, घोरी, उसके बाद जो हमने पढ़ा था, जो मोहम्मद आए इंडिया के अंदर, तो उसके बाद वो भी मुस्लिम थे। तो उसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम कल्चर डेवलप हुआ। तुर्किश इन्वेडर वेस्ट एशिया से आए थे और सेंट्रल एशिया से भी आए थे। 9th to 10th सेंचुरी में हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे, पहले तो उनका यहाँ पे राज करने की कोई मतलब नहीं था। वो धीरे धीरे बहुत सारे लूटपाट कर रहे थे, क्योंकि उनको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, ट्रेजर की ज़रूरत थी, क्योंकि उस पैसे से वो अपने उनके जो सेंट्रल एशिया के साथ उनका जो हमेशा नॉन मुस्लिम लोगों, तुर्किश के साथ उनको हमेशा झगड़ा रहता था और वार लगी रहती थी। और वार में उनको सोल्जर्स को देखभाल करने के लिए, उनकी भरण पोषण करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे खाने पानी की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से वो लूटपाट बहुत करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक डिकेड के बाद धीरे धीरे वो यहाँ पे, उनको यहाँ पे रहना अच्छा लगा, वो यहाँ की कल्चर अच्छी लगी, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे रहने लग गए। ठीक है, तो धीरे धीरे इस्लाम धर्म को वो एकदम से हमारी जो कंट्री है धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगी। अरबो पर्शियन कल्चर, आपको पता है, मैंने पढ़ाया था कि अरब एक मुस्लिम कल्चर है, पर्शियन एक मुस्लिम कल्चर है। ठीक है, तो अरब जो होते हैं मुस्लिम, वो उनके पर्शियन के साथ पड़ती नहीं थी, और जो पर्शियन की मुस्लिम थे वो उनके अरब के साथ पड़ती नहीं थी। तो धीरे धीरे इन दोनों कल्चर की भी फ्यूजन होने लगी। ठीक है, इवोल्यूशन तो हमेशा होती रहती। तो इसी बात दौरान क्या हुआ, which had embraced Islamic lands from Morocco and Spain to Iran and its adjacent area was at its highest height at that time। तो क्या हुआ, ये जो अरब और पर्शियन हमने पढ़ा था, डिटेल्स नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी।
तो वेस्टर्न एशिया लगभग यूरोप ये सब साइड में क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो अरब कंट्री थे उसमें अरब मुस्लिम्स रहते थे। जो ईरान है, तुर्क है, यहाँ पे पर्शियन कल्चर बहुत चलती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस दोनों कल्चर की फ्यूजन होने लगी। तो क्या हुआ, जो मोरक्को, स्पेन, वहाँ पे जो इस्लाम कल्चर था वो धीरे धीरे एडजेसेंट एरिया जैसे कि ईरान हो गया और उसके आसपास जितने सारे एरिया हो गया, वहाँ पे वो इस्लाम कल्चर आने लगी। तो एक वक्त के बाद ये इस्लाम कल्चर अपने पीक पे थी। ठीक है। Turk come to India with well-defined faith in Islam to which they are deeply attached, definite ideas of government, art and architecture। जो ये तुर्क थे वो बहुत ही डेवलप थे। ये जो तुर्क जो थे वो पर्शियन कल्चर पर्टिकुलरली फॉलो कर रहे थे और वो बहुत ही डेवलप थे। वो अपने क्या होता है, वो अपने रिलीजन को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करना जानते थे। तो इसलिए इस्लाम धर्म के ऊपर उनका एक बहुत अच्छी खासी फेथ थी। और वो जो गवर्नमेंट चलाते थे वो उनको भी गवर्नमेंट किस तरह से चलानी चाहिए, किस तरह की एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो सकती है, उनका भी बहुत डेफिनेट अच्छा खासा आइडिया था उनका पास। और आर्ट आर्किटेक्चर में भी वो बहुत ही डेवलप थे क्योंकि बहुत डेवलप टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे थे। जैसे कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे, डोम हो गया, आर्चेस हो गया, जिस तरह से वो इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसे पिरामिड शेप में बनाते हैं अपने जो टेम्पल वगैरह हो गए, लेकिन वो जो बनाते थे डोम स्ट्रक्चर में, वो बहुत ही मतलब एक स्टेबिलिटी देती है। ठीक है। तो बहुत क्या धीरे-धीरे उनका जो आर्ट आर्किटेक्चर हमारे इंडियन आर्किटेक्चर के साथ फ्यूजन होने लगा, तो धीरे-धीरे बहुत ही नई-नई डेवलप कैटेगरी की चीज़ें आने लगी। इंटरेक्शन ऑफ द टर्क्स विद द इंडियंस रिजल्टेड इनटू अ प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन इन मेनी फील्ड्स। किस तरह की फ्यूजन होने लगा, हमारे जो इंडियन में इंडियंस जो भी आर्किटेक्चर आर्ट्स फॉलो कर रहे थे, तो जब तुर्क आ गए तो धीरे-धीरे उनका डेवलप्ड टेक्नोलॉजी वो यूज़ करने लगे, तो धीरे-धीरे हमारे आर्किटेक्चर में भी डेवलप होने लगा। म्यूजिक लिटरेचर में भी हम कहीं न कहीं डेवलप करने लगे। कस्टम्स, सेरेमनीज़, जो सेरेमनी हम फॉलो कर रहे थे, धीरे-धीरे उनका सेरेमनी हमें भी अच्छा लगा, तो हम डेवलप होने लगे, उसको अडॉप्ट करने लगे। रिचुअल्स एंड बिलीफ्स भी हमारी बहुत सारी ऐसे सुपरस्टिशन बिलीफ्स भी थी, जैसे सती प्रथा हो गई या फिर डिफरेंट प्रैक्टिसेस थी जो कि एक सुपरस्टिशन के हिसाब से माना जाता था। वो भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे मॉडिफ़ाई होने लगी। फिर साइंस टेक्नोलॉजी में भी कहीं न कहीं हम बहुत हद तक डेवलप करने लगे। तो अब हम देखेंगे आर्किटेक्चर में किस तरह की डेवलपमेंट हुई। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू रूलर्स, हाउस टू लिव एंड प्लेस ऑफ वर्शिप। जो न्यू रूलर फास्ट आ रहे थे, जो भी दिल्ली सल्तनत हो गया या फिर आसपास की कहीं भी रजवाड़े हो गए, वो जैसे रूलर में आते हैं, मतलब राजा बनते हैं, तो पहली रिक्वायरमेंट होती है एक हाउस, प्रॉपर हाउस जहाँ पे वो रह सके और एक जगह जहाँ पे वो अपने रिलीजियस को वर्शिप कर सके। अपने जो भी रिलीजन होती थी, इस्लाम हो गया, हिंदू हो गया, सिख हो गया, जो भी रिलीजन को वो मानते थे, उस रिलीजन को कैसे वो प्रोपागेट करे, प्रोपागेट तो नहीं पर्टिकुलरली, वो कैसे वर्शिप करे अपने लॉर्ड को, अपने रिलीजन को। तो इसी वजह से एक प्लेस की ज़रूरत होती है। दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग सम टेम्पल्स एंड अदर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स इनटू मॉस्क्यूज एंड यूजिंग देयर मटेरियल फॉर बिल्डिंग मॉस्क्यूज। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, रिलीजन के लोग थे, वो जो धीरे धीरे क्या किए, अब हमारे जो यहाँ पे टेम्पल्स थे, उन टेम्पल को तोड़ तोड़ कर वहाँ पे कन्वर्ट करके अपने रिलीजन की कुछ बनाते थे, और या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी उसको तोड़ फोड़ कर वहाँ पे मस्जिद बनाते थे। ठीक है। एंड जो भी मटेरियल की ज़रूरत होती थी उस मस्जिद को बनाने के लिए वो यूज़ करते थे। एग्जाम्पल जैसे कुतुब उल इस्लाम मस्जिद नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज बिल्ड बाय डिस्ट्रक्टिंग ए टेम्पल। एक टेम्पल को तोड़कर एक कुतुब मीनार के पास एक कुतुब उल इस्लाम मस्जिद को बनाया गया था। और उसी तरह से अढ़ाई दिन का जौनपुर एट अजमेर जो भी बिल्ड डिस्ट्रॉइंग ए मोनेटरी देयर, मतलब मोनास्ट्री, ये मोनेटर नहीं मोनास्ट्री है। ठीक है, ये शायद गलत हो गया है। एक मोनास्ट्री वहाँ पे थी बुद्धिज्म की, वो उसको तोड़ के वहाँ पे एक अढ़ाई दिन का जौनपुरा वो वहाँ पे अजमेर में बनाया गया था। देयर इज नो ह्यूमन और एनिमल फिगर्स यूज्ड ऑन दिस आर्चेस सिंस इट वाज कंसिडर्ड टू बी अन इस्लामिक। इस्लामिक कल्चर में क्या होता था, हमारे जो टेम्पल्स होते थे, मोनास्ट्रीज होते थे, वहाँ पे हम एनिमल्स के फिगर्स रखते थे, ह्यूमन के फिगर्स रखते थे। ये हमने बहुत बार पढ़ा है।
लेकिन जो इस्लाम आते हैं उनका ये ह्यूमन फिगर या फिर एनिमल फिगर्स वॉल में खुदाई करना ये एक अनइस्लामिक कल्चर होती है। तो इसी वजह से वो ये सब यूज़ नहीं करते थे। दे यूज्ड स्क्रोल्स ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स लगाते थे एंड उसके कुछ वर्सेस लगाते थे ऑफ द कुरान। कुरान के जो वर्सेस होते हैं, जैसे हमारे वेद की वर्सेस हो गया, बहुत सारे श्लोक्स हो गए, संस्कृत के बहुत सारे ऐसे जो लॉर्ड भगवान के मैसेजेस बोला जाता है, हम उसे यूज़ करते हैं टेम्पल पे। उसी तरह से वो कुरान की जो भी मैसेजेस होते हैं, वर्सेस होते हैं, हाइम्स होते हैं, उनको और काफ़ी सारा फ्लावर्स को वहाँ पे लगाते थे। द अरबिक स्क्रिप्ट बिकेम ए वर्क ऑफ आर्ट। दिस कॉम्बिनेशन वाज नोन एज अरबिक। तो अरबिक स्क्रिप्ट उन्होंने आर्ट में अरबिक स्क्रिप्ट की बहुत यूज़ करते थे, जिसके वजह से इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता था अरबिस्क। ठीक है। इन देयर बिल्डिंग्स टॉक्स यूज्ड आर्च एंड डोम ऑन ए वाइड स्केल। वो क्या करते थे बिल्डिंग में, आर्चेस एंड डोम, जो डोम शेप में इस तरह से होते थे, ये सारी चीज़ों को वो बहुत ही यूज़ करते थे। नाइदर द आर्च नॉर द डोम वॉज ए तुर्कीज और मुस्लिम इन्वेंशन। The Arabs borrowed them from Rome through the Byzantine Empire, developed them and made them their own। देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो डोम की कंसेप्ट है ये तुर्कीस ने नहीं लाए थे या फिर कोई इस्लामिक इन्वेंशन नहीं है, ये कोई भी मुस्लिम रिलीजन के लोग इसको इन्वेंशन नहीं किए थे। इसको पर्टिकुलरली जो अरब अरब थे, आपको पता है तुर्कीस एक अलग मुस्लिम कैटेगरी के लोग हैं और अरब भी एक अलग अलग कैटेगरी के मुस्लिम है। तो ये अरब की जो मुस्लिम है उन्होंने रोम से लाए थे थ्रू बाइजेंटीन एम्पायर। तभी बाइजेंटीन एम्पायर बहुत ही फेमस थे, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। तो उसके थ्रू रोम एम्पायर वो बहुत यूज़ करते थे, वो रोम से लाए थे और उसको धीरे धीरे डेवलप किए और मॉडिफाई करके खुद का खुद का बोल दिया। ठीक है, ये उनका इन्वेंशन है, इस तरह की वो उन्होंने बोल दिया। तुक्स यूज्ड फाइन क्वालिटी लाइट मोर्टार इन देयर बिल्डिंग। तो लाइट मोर्टार वो यूज़ करते थे फाइन क्वालिटी के बिल्डिंग में। ए न्यू आर्किटेक्चरल फॉर्म्स एंड मोर्टार ऑफ द सुपेरियर काइंड बिकेम वाइड स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया। धीरे धीरे इस तरह की वो जो मोर्टार यूज़ किए बहुत फाइन क्वालिटी के, धीरे धीरे वाइड स्प्रेड होने लगी हमारी नॉर्थ इंडिया में। तुर्किश जो रूलर थे उन्होंने 1 मिनट used both dome and arch mode as well as the slab and beam method in their building। देखिए ये जो चीज़ें वो डोम एंड आर्च मेथड भी यूज़ करते थे और उसके साथ साथ स्लैब एंड बीम मेथड भी यूज़ करते हैं। हमारे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आजकल की बिल्डिंग में स्लैब पड़ते हैं, बीम लगाते हैं, उस तरह की मेथड भी वो यूज़ करते हैं अपने बिल्डिंग्स वगैरह में। ठीक है। दे बोरोड हिंदू मोटिव्स सच एज बेल मोटिव, स्वस्तिका, लोटस, ये सब भी डेकोरेशन में यूज़ करते थे। ठीक है, हमारे जैसे हिंदू में बेल होती थी, ठीक है, स्वस्तिका की चिन्ह होती थी, स्वस्तिका के फिगर्स होते हैं, ठीक है, और लोटस होते हैं, इस तरह के फिगर्स भी वो यूज़ करते थे। दे ऑल्सो एडेड कलर टू देयर बिल्डिंग्स बाय यूजिंग रेड सैंडस्टोन। वो जो भी कलर यूज़ करते थे उसमें रेड सैंडस्टोन का यूज होता था, येलो सैंडस्टोन का यूज होता था एंड मार्बल का भी यूज होता था। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय द तुर्कीस इन 13th सेंचुरी क्या था? कुतुब मीनार। 13th सेंचुरी में बहुत ही सिग्निफिकेंट बिल्डिंग था कुतुब मीनार, जो कि है 71.4 मीटर हाई। बेगन बाय, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बेगन बाय आइबक, कुतुबुद्दीन आइबक, और उसको कंप्लीट किया इल्तुतमिश। ठीक है। अलाउद्दीन बिल्ड हिज कैपिटल एट सीरी। इस तरह की ये जो हमने इसे लिखा है क्योंकि ये थोड़ा एग्जाम्पल है किस तरह के डोम एंड आर्चेस वो यूज़ करते थे। अलाउद्दीन वो जो थे खिलजी, उन्होंने अपने कैपिटल सीरी में लिया था, ए फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम द साइट अराउंड कुतुब, जो कुतुब मीनार के आसपास थोड़ा दूर के बाद सीरी आता है दिल्ली के आसपास, वहाँ पे उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। ही एडेड एन एंट्रेंस डोर टू द कुतुब नोन एज अलाई दरवाज़ा। उन्होंने कुतुब में एक अलाई दरवाज़ा का इंट्रोड्यूस किया, मतलब यहाँ पे एक अलाई दरवाज़ा लगाया था जो कि बहुत खूबसूरत थी। घियासुद्दीन एंड मोहम्मद तुगलक, उन्होंने भी ह्यूज पैलेस फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स बनाया जिसको तुगलकबाद कहा जाता है। बाय ब्लॉकिंग द पैसेज ऑफ यमुना, ये ह्यूज आर्टिफिशियल लेक वाज क्रिएटेड अराउंड इट। ये जो तुगलकाबाद है वहाँ के आसपास में यमुना रिवर जाता था, तो वो यमुना के पैसेज को ब्लॉक करके एक बहुत ही ह्यूज आर्टिफिशियल लेक बनवाए थे उसके आसपास।
ठीक है। अगर हम तुगलक आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, देखिए ये सब बार थोड़ा बहुत तो हम जब तुगलक डिनास्टी पढ़े थे तो वहाँ पे भी मेंशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बहुत आता है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। तो तुगलक आर्किटेक्चर का फीचर ये है, स्लोपिंग वॉल, उनका जो वॉल बना रहे थे वो स्लोपिंग कर रहे थे वॉल, ठीक है, उसको बैटर बोला जाता था। गिव्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड सॉलिडिटी टू द बिल्डिंग, जो कि एक बिल्डिंग को सॉलिडिटी देता है। मतलब ये जो वॉल होता था, वॉल थोड़ा स्लोपी वगैरह होता था, ये इस बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देता था, ठीक है, एंड सॉलिडिटी देता था। नो सच बैटर इन द बिल्डिंग ऑफ फिरोज तुगलक, लेकिन जो फिरोज तुगलक अपने बिल्डिंग बनाते थे वो अपने बिल्डिंग में इस तरह की कुछ खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। कंबाइन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द आर्च, लिंटेल एंड बीम इन दर बिल्डिंग, आर्च के साथ, मतलब ये जो आर्च, लिंटेल, बीम, ये सब भी उनके बिल्डिंग में रहता था। द हाउस खास वॉज ए प्लेजर रिजॉर्ट एंड had a huge lake around it. It also had a madrasa. ये जो हौज खास है, ये भी एक प्लेस है, एक रिजॉर्ट है, इसको बोला जाता है, एक प्लेजर रिजॉर्ट है जिसके आसपास एक ह्यूज लेक भी बनाया गया था और माद्रासा भी बनाया गया था। तुगलक डिड नॉट जनरली यूज द कॉस्टली रेड सैंडस्टोन, ये जो तुगलक होते थे वो कॉस्टली रेड सैंडस्टोन यूज नहीं करते थे। ये रेड सैंडस्टोन क्यों यूज होता था? बिल्डिंग को कलर करने के लिए। बट द चीपर एंड मोर इजीली अवेलेबल ग्रे स्टोन, वो अपने बिल्डिंग में पर्टिकुलरली ग्रे स्टोन की यूज करते थे। देयर बिल्डिंग्स हैव ए मिनिमम डेकोरेशन, जितना मिनिमम डेकोरेशन हो सकता है वो अपने बिल्डिंग को उतना ही मिनिमम डेकोरेट करते थे। लोटस वॉज डेकोरेटेड इन ऑल द बिल्डिंग्स ऑफ फिरोज, फिरोज तुगलक जो भी बिल्डिंग बनाते थे वहाँ पे लोटस उनकी बहुत कॉमन होती थी, शायद वो लोटस को बहुत पसंद करते थे। मैनी इंडिपेंडेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हैड इमर्ज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इसी वक्त क्या हुआ, बहुत जगह पे इंडिपेंडेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब ये जो आर्किटेक्चर मुस्लिम अरब कल्चर जो लाए थे रोम से, वो अपने मॉडिफाई करके खुद के एक इन्वेंशन बनाए। तो ये जो चीज़ हो गया, अरब कल्चर आ गया इंडिया में, तो इंडिया में क्या हुआ, अरब और पर्शियन कल्चर वो दोनों की फ्यूजन हो गई, एक अलग तरह की आर्किटेक्चर बन गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उससे भी अलग तरीके की आर्किटेक्चर डेवलप होने लगी धीरे धीरे। तो तुगलक के बाद जब लोधी डिनास्टी आई, वो भी अपने आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंटली डेवलप करने लगे। आर्क, लिंटल, बीम वर यूज्ड इन देयर सॉरी, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। इन देयर बिल्डिंग्स, तो आर्क, लिंटल, बीम ये सब भी लोधी डिनास्टी के वक्त भी ये सब चीज़ें चल रहा था। बालकोनीज भी थी उनका, कियोस्क था। कियोस्क क्या होती है? एन ओपन सर्कुलर पैविलियन कंसिस्टिंग ऑफ ए रूफ सपोर्टेड बाय पिलर्स, मतलब देख सकते हैं आप, जो गुजरात राजस्थान में पर्टिकुलरली होता है, इस तरह की बीम वगैरह होता है, पिलर्स होते हैं, ऊपर में रूफ होती है, साइड में ज़्यादातर वॉल नहीं होती। ये शायद अपने जो बिल्डिंग होती है मेन बिल्डिंग के ऊपर टेरासे के तौर पर वो बनाते थे, ठीक है। तो कियोस्क इसका भी जिक्र किया जाता है। एंड येव्स मतलब द एज ऑफ द रूफ which overhang the face of a wall and normally project beyond the side of the building, मतलब देखिए ये थोड़ा ये रूफ हो गया, हम जो रूफ के आगे, ये हमारा घर हो गया, ठीक है, इसमें इसके साइड में वॉल है, ये घर है, उसके ऊपर रूफ है, और रूफ थोड़ा एक्सटेंड होके इस तरह से, मतलब अगर पानी गिरे तो नीचे नीचे गिरेगा, अंदर नहीं गिरेगा, एक्सटेंडेड वर्जन होता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर भी बन के आया था। यह ये पर्टिकुलरली राजस्थानी गुजराती स्टाइल बोला जाता है, वहाँ पे ये बहुत ही डेवलप हुआ था। तो लोधीज जो बनाते थे टॉम, वो क्या करते थे, एक हाई प्लेटफॉर्म में टॉम को रखते थे ताकि गिविंग द बिल्डिंग ए फीलिंग ऑफ साइज एज वेल एज बेटर स्काईलाइन। तो ये टॉम क्या होता है कि अगर हाई प्लेटफॉर्म पे रखा जाए तो ये एक मतलब उसका साइज का थोड़ा बड़ा फील कर सकते हैं, या हाई स्काईलाइन बेटर स्काईलाइन भी फील कर सकते हैं, ठीक है। सम टॉम्स वर प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ गार्डन, एक गार्डन के अंदर भी टॉम बनाया जाता था, जैसे कि लोधी गार्डन दिल्ली में है, ठीक है। टॉम्स वेयर ऑफ एन ऑक्टागोनल शेप, ऑक्टागोनल मतलब उसका 8 साइड होगा, उस तरह की टॉम बनाया जाता था। मेनी फीचर्स वेर अडोप्टेड बाय मुगल्स, ये जो टॉम वगैरह है, ये बहुत सारे आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर को पर्टिकुलरली मुगल्स जो आए वो धीरे धीरे बहुत ही
अडॉप्ट करने लगे। जैसे कि ताजमहल, शाहजहां का तो जो ताजमहल है वो पर्टिकुलरली इसी आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। ग्रेजुअली इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हैड आल्सो डेवलप्ड इन वेरियस किंगडम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो धीरे धीरे जो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट रूलर राज कर रहे थे वो उनका खुद का आर्किटेक्चर था। तो वो ये सब आर्किटेक्चर को फ्यूजन करते करते वो अपने इंडिपेंडेंट स्टाइल के आर्किटेक्चर धीरे धीरे बनाने लगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आर्ट आर्किटेक्चर के बाद लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स। तो पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत लिटरेचर के बारे में। ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरी संस्कृत एक व्हीकल फॉर हायर थॉट था एंड ए मीडियम फॉर लिटरेचर। तभी संस्कृत का बहुत यूज होता था, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री में आप लोगों को पता है, जब हम पढ़ रहे थे ब्राह्मण कल्चर जो है, ब्राह्मण कास्ट बहुत ही पीक में था और वो ब्राह्मण जो है वो बहुत ही रिचुअल्स करवाते थे अपने किंग्स के लिए, अपने किंग की वेलफेयर के लिए, और इसी वजह से वो संस्कृत की बहुत यूज करते थे। तो जिसी वजह से सोसाइटी में संस्कृत बहुत यूज होती थी और इसको एक व्हीकल फॉर हायर थॉट मतलब क्या है, एक स्पिरिचुअली जो थॉट प्रोग्रेस होती है, उस थॉट प्रोग्रेस में संस्कृत को एक व्हीकल माना जाता था और मीडियम फॉर लिटरेचर माना जाता था। लिटरेचर अगर होती है तो संस्कृत लिटरेचर बहुत टफ होती है और इसी वजह से संस्कृत की बहुत वैल्यू थी तब। यूज्ड इन द रिलीजियस रिचुअल्स ऑफ शैवाइट्स एंड वैष्णवाइट्स, पर्टिकुलरली हमारे हिंदू कल्चर में शैविज्म एंड वैष्णविज्म जो होते हैं हिंदू कल्चर, वो बहुत ही एक हाई फ्रिक्वेंसी वाला कल्चर है। तो जिसमें जो रिचुअल्स होते हैं उसमें संस्कृत की बहुत यूज़ किया जाता है। सेरिमनियल ओकेजन हो गया, जैसे कि हम डेथ के बाद जो सेरिमनीज करते हैं, बर्थ के बाद जो सेरिमनीज करते हैं, लाइफ के डिफरेंट फेज में जो सेरिमनीज होती है वहाँ पे भी संस्कृत की बहुत यूज होती है इन द कोर्ट्स ऑफ सर्टेन हिंदू रूलर्स। ये पर्टिकुलरली हिंदू रूलर्स की भी, एक मिनट, हिंदू रूलर्स की जो कोर्ट में बहुत सारे सेरिमनीज होते थे, फंक्शंस होते थे, वहाँ पे भी ये रेगुलर यूज होते थे। एईसी लिटरेचर, ये संस्कृत लैंग्वेज। द वर्क ऑफ द ग्रेट शंकर, जो शंकर होते थे, रामानुज होते थे, माधव, वल्लभ, इनके बारे में हम भक्ति मोमेंट में पढ़ेंगे। एसेट्रा कंटिन्यू टू बी रिटन इन संस्कृत। ये सब भी जो भी लिखते थे अपने पुस्तक, अपने बही, अपने उपनिषद या फिर जो भी है लिटरेचर, वो सब संस्कृत की यूज़ करते थे। वर्क्स इन द फील्ड ऑफ काव्य, जिसको एक पोएटिकल नैरेटिव बोलते हैं, जो काव्य पोएम की तरह हम जो यूज़ करते हैं, तो उसमें भी यूज होता था। ड्रामा, फिक्शन, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, हर एक चीज़ में संस्कृत की बहुत ज़्यादा यूज होती थी। ए लार्ज नंबर ऑफ कमेंटरीज एंड डाइजेस्ट ऑन द हिंदू लॉ, जो धर्मशास्त्र बोला जाता है हिंदू की, वो भी प्रिपेयर किया गया था 12th एंड 16th सेंचुरी में, वो भी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। द ग्रेट मिताक्षर ऑफ विज्ञानेश्वर, जिसको जो हमारे होते हैं हिंदू लॉ होते हैं, फॉर्म वन ऑफ द टू प्रिंसिपल ऑफ हिंदू स्कूल ऑफ लॉ। हमारे जो हिंदू स्कूल ऑफ लॉ है वहाँ पे ये भी एक ग्रेट मिताक्षर ऑफ विघ्नेश्वर, वो भी संस्कृत में लिखा गया है। मोस्ट ऑफ द वर्क्स वर प्रोड्यूस्ड इन द साउथ, और मैक्सिमम जो काम हुआ था वो था साउथ में, क्योंकि हम आगे जाकर पढ़ेंगे जो भक्ति मूवमेंट हो गया, पर्टिकुलरली भक्ति मूवमेंट पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में बहुत फेमस थी, क्योंकि साउथ इंडिया में जो लोग होते थे वो शैविज्म और वैष्णविज्म की बहुत पूजा करते थे। और मुस्लिम कल्चर ना साउथ में बहुत ही बाद में पहुंचा, धीरे धीरे लेट में पहुंचा, क्योंकि जो भी मुस्लिम थे वो नॉर्थ इंडिया में फैले हुए थे। तो इसी वजह से साउथ इंडिया में हिंदू कल्चर काफ़ी तगड़ा था, स्ट्रॉन्ग था। तो इसी वजह से वहाँ पे जो भी वर्क होता था, म्यूजिक होता था, लिटरेचर होता था, ड्रामा, फिक्शन, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, बहुत सारे काफ़ी हद तक साउथ में बहुत फेमस थे। और धीरे धीरे साउथ से वो बंगाल तक आए, फिर मिथिला, फिर वेस्टर्न इंडिया, और बहुत लेट में वो धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में फैला। जेन्स टू कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ संस्कृत, जैन भी बहुत संस्कृत लिटरेचर को यूज़ करते थे। उसमें मोस्ट एमिनेंट होते थे हेमचंद्र सूरी। ठीक है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन, ये सारे जो डिपार्टमेंट है, ये सारे जितने सारे पार्ट्स हैं, ये ट्रांसलेटेड होते थे संस्कृत में ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, दीज वर्क्स लार्जली इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम इन द कंट्री। तो ये सारी चीज़ें जो होती थी तब मुस्लिम कल्चर को लार्जली
इग्नोर किया जाता था। लिटिल अटेम्प्ट वाज मेड टू ट्रांसलेट इस्लामिक वर्क और पर्शियन कल्चर इनटू संस्कृत। पर्शियन में और इस्लाम वर्क में जो भी थोड़े बहुत चीज़ें थी, जो भी इम्पोर्टेंट लगते थे हमें, तो वो सब भी हम संस्कृत लिटरेचर में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक्सेप्शन हो गया ट्रांसलेशन ऑफ लव स्टोरी ऑफ यूसुफ एंड जुलेखा बाय फेमस पर्शियन पोएट जामी। तो एक्सेप्शन मतलब क्या, तभी ना बहुत सारी चीज़ें पर्शियन पे ट्रांसलेट नहीं होती थी, जो होती थी संस्कृत लिटरेचर में। तो कुछ एक्सेप्शनल था, जैसे कि यूसुफ एंड जुलेखा की फेमस लव स्टोरी, वो एक पर्शियन पोएट में लिखा गया था जिसको जामी ने लिखा था। फिर ट्रांसलेशन ऑफ वर्क्स ऑन द एस्ट्रोलेबल, ये एस्ट्रोलॉजी में ये काम होता है। इस वर्क में भी कुछ यूज्ड इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, वो भी थोड़े बहुत पर्शियन लिटरेचर में लिखा गया था। अब हम देखेंगे अरबिक पर्शियन लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट हुई थी। इनिशियली द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लिटरेचर एंड साइंटिफिक वर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम वाज इन अरबिक। तो उसी वक्त में काफ़ी सारा लिटरेचर एंड साइंटिफिक वर्क हुआ था जो कि मुस्लिम कल्चर में, जो कि अरबिक लैंग्वेज में हुआ था, जिसको प्रोफेट की लैंग्वेज बोला जाता है। लेकिन जो आम जनता यूज़ करते थे वो था पर्शियन कल्चर। हमने पढ़ा था जब हम पहले पहले जो मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, तभी हम पढ़े थे अरबिक और पर्शियन कल्चर में डिफरेंस क्या था। इट यूज द लैंग्वेज एंड साइंस फ्रॉम स्पेन टू बगदाद। तो ये जो अरबिक कल्चर था वो स्पेन से लेकर बगदाद तक आकर पहुंचा था। बट द तुर्क केम टू इंडिया वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन कल्चर। हमने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में पढ़ा था, किस तरह से अरब कल्चर आई और पर्शियन कल्चर आई, अरब पर्शियन में क्या क्या डिफरेंस था, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। तो धीरे धीरे तुर्क जब आए हमारे इंडिया के अंदर इन्वेजन किए, तो उसके बाद पर्शियन कल्चर डेवलप हुआ, क्योंकि वो पर्शियन थे। अरब कंट्री और तुर्क, जिसको इराक बोला जाता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अरब में अरब मुस्लिम रहते हैं, तुर्क में पर्शियन मुस्लिम रहते हैं। बिकेम द लिटरेरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एशिया फ्रॉम 10th सेंचुरी ऑनवर्ड। तो जब ये सब आए थे, जब मोहम्मद तभी कौन सी चल रही थी, जो एम्पायर, 1 मिनट, सामानिड एम्पायर, और हमने जो पढ़ा था तभी जो मोहम्मद थे वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर आकर इंडिया को अटैक किए थे, नॉर्थ वेस्ट रीजन में आकर। तो तभी क्या हुआ था, वो पर्शियन थे, पर्शियन मुस्लिम थे। तो धीरे धीरे वो जब इन्वेजन हुआ, उसके बाद उनके जो सक्सेसर थे वो धीरे धीरे आकर इंडिया में जमाने लग गए, इंडिया में राज करने लगे। तो ये जो लिटरेचर था, पर्शियन लैंग्वेज था, वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज हो गया इन इंडिया एंड पर्टिकुलरली सेंट्रल एशिया में 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। इंडिया में मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट बी रिटन इन अरबिक। इंडिया में जो ओरिजिनल लिटरेचर था वो अरबिक लैंग्वेज में था। उसमें बहुत फेमस था फतह आई आलमगीरी, जिसको डाइजेस्ट ऑफ लॉज बोला जाता है। ये प्रिपेयर किया गया था बाय ग्रुप ऑफ जूरिस्ट इन द रेन ऑफ औरंगजेब। जब औरंगजेब थे उनके टाइम पे ये बहुत सारे जूरिस्ट को मिलाकर डाइजेस्ट ऑफ लॉ बनाया गया था, जो अरबिक लैंग्वेज में रिटन हुआ था। इन कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या हुआ, डाइजेस्ट ऑफ इस्लामिक लॉज वेर प्रिपेयर्ड इन पर्शियन। तो धीरे धीरे उसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में विद द हेल्प ऑफ इंडियन स्कॉलर्स। मोस्ट वेल नोन ऑफ दीज वेर प्रिपेयर्ड इन द रेन ऑफ फिरोज तुगलक। तो औरंगजेब के बाद धीरे जो फिरोज तुगलक आए, उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर दिया पर्शियन लैंग्वेज में बाय सम इंडियन स्कॉलर्स। There was a resurgence of the Persian language in Iran and Central Asia। 10th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, रिसर्जेंस हुआ पर्शियन लैंग्वेज की, और वहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज के साथ साथ इस्लामिक कल्चर के भी रिसर्जेंस हुआ। जो धीरे धीरे गजनी थे, घोरी थे, सॉरी मोहम्मद घोरी उनका नाम, और मोहम्मद गजनी, ठीक है, पहले थे मोहम्मद गजनी, उसके बाद आए मोहम्मद घोरी। वो गजनी डिनास्टी मुझे याद नहीं आ रहा था तब से। तो क्या हुआ, तभी जो गजनी वालों आ गए वो थोड़ा डिफेंडर हो गए इस्लामिक कल्चर की, और पर्शियन लैंग्वेज पर्शियन कल्चर की वो बहुत बड़ी डिफेंडर थे। तो जिसके वजह से एक रिसर्जेंस हो गया उस लैंग्वेज का तभी 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज था फिरदौसी एंड सादी। ये दोनों थे पर्शियन लैंग्वेज के बहुत बड़े ग्रेटेस्ट पोएट। उन्होंने बहुत सारे वर्क उनका कंपोस्ट किए थे बिटवीन 10th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक।
लाहौर को बोला जाता था फर्स्ट सेंटर फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। लाहौर को पर्शियन लैंग्वेज को की एक सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता था, पहली सेंटर। ठीक है। उस वक्त पे सबसे नोटेबल पर्शियन राइटर थे अमीर खुसराव। ठीक है। ये जो थे, ही रोट ए लार्ज नंबर ऑफ पोएटिक वर्क्स इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल रोमांस। बहुत सारे पोएटिकल वर्क्स उन्होंने लिखा था और हिस्ट्रिकल रोमांस भी बहुत सारे लिखा था उन्होंने। उन्होंने पर्शियन कल्चर के एक न्यू स्टाइल क्रिएट किए थे व्हिच केम टू बी कॉल्ड एज सबाक आई हिंदी, जिसको बोला जाता है स्टाइल ऑफ इंडिया। इंडिया के स्टाइल में उन्होंने पर्शियन कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया था। प्रेस द इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी, उन्होंने हिंदी का भी बहुत सपोर्ट किया था और हिंदी को भी पसंद करते थे, जिसको वो हिंदा भी बोलते थे। ठीक है। हिज फेमस हिंदी वर्क हुआ है कालिक खालिक बारी। ही वॉज ऑल्सो एन अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन, एक बहुत भली अच्छी खासी म्यूजिशियन भी थे वो। द मोस्ट फेमस पर्शियन हिस्टोरियंस ऑफ दैट पीरियड कौन थे? जियाउद्दीन बारेन, आफीफ एंड इसामी। ये सब बहुत अच्छे खासे पर्शियन हिस्टोरियंस थे मिडेवल पीरियड में। Though through the Persian language, India was able to develop close cultural relation with Central Asia and Iran. जब पर्शियन लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप होने लगी तो हमने पढ़ा कि तर्क जो थे, तुर्क थे, वो पर्टिकुलरली वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और इंडिया, ये सब एरिया में बहुत अच्छी तरीके से मिले हुए थे, मतलब फैले हुए थे। तो जब इंडिया में ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये एरिया के साथ भी इंडिया की रिलेशन अच्छी खासी चल रही थी, अच्छी बन रही थी। इन कोर्स ऑफ टाइम पर्शियन क्या हो गई? एक लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज हो गई एंड डिप्लोमेसी की लैंग्वेज हो गई। डिप्लोमेसी मतलब अदर कंट्री के साथ उसका अच्छा खासा रिलेशन होने लगा इंडिया की। और जो गवर्नमेंट थी वो पर्टिकुलरली जो रूलर थे, बहुत अच्छी खासी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत चल रही थी तभी, और वो पर्शियन लैंग्वेज पर्टिकुलरली फॉलो कर रहे थे, तो जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये लैंग्वेज बहुत यूज होती थी। द लैंग्वेज ऑफ अपर क्लास भी इसको बोला जाता था एंड दे आर डिपेंडेंट्स। ठीक है। Thus, संस्कृत एंड पर्शियन फंक्शन एज लिंक लैंग्वेज इन द कंट्री। तो संस्कृत जो होता था वो पर्टिकुलरली हमारे जो हिंदू रूलर्स होते थे, साउथ इंडिया के रूलर्स होते थे, वो यूज़ करते थे। और पर्शियन जो हो गया, जो मुस्लिम कम्युनिटी के, मुस्लिम रिलीजियस के रूलर होते थे, वो यूज़ करते थे। तो संस्कृत एंड पर्शियन को पर्टिकुलरली एक लिंक लैंग्वेज कंट्री में बोला जाता था इन पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड फिलोसफी एंड लिटरेरी प्रोडक्शन। जो भी पॉलिटिकली रिलीजियस हो गया, फिलोसफी हो गया, लिटरेरी प्रोडक्शन हो गया, वो सब में संस्कृत और पर्शियन की बहुत यूज होता था और इसको एक लिंक लैंग्वेज बोला जाता था। बहुत सारी चीज़ें संस्कृत से पर्शियन को कन्वर्ट ट्रांसलेट होता था और बहुत सारे ऐसे पर्शियन लैंग्वेज जो कि संस्कृत में भी ट्रांसलेट होता था। जिया नक्साहेबी वॉज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट इनटू पर्शियन संस्कृत स्टोरीज। तो उन्होंने क्या किया, जिया नक्साहेबी वो थे जो कि पहली बार ट्रांसलेट किया था कुछ स्टोरीज़ को पर्शियन संस्कृत स्टोरीज़ में, और एक नई लैंग्वेज शुरू हो गई जिसको पर्शियन संस्कृत भी बोला जाता था। उनका जो फेमस बुक था वो था तुतीनामा। तुतीनामा मतलब एक बुक ऑफ पैरट उसको बोला जाता है। रिटन इन द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक के टाइम पे इसको लिखा गया था। ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था। ठीक है। इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड फ्रॉम पर्शियन इंटू तुर्किश एंड इंटू मेनी यूरोपियन लैंग्वेज। धीरे धीरे ये बुक इतना फेमस हो गया कि ये पर्शियन से तुर्किश लैंग्वेज और डिफरेंट यूरोपियन लैंग्वेज में भी ये कन्वर्ट होने लगा। इट ऑल्सो ट्रांसलेटेड द ओल्ड इंडियन ट्रेटाइज ऑन सेक्सोलॉजी, जिसको कोक शास्त्र भी बोला जाता है, इसको भी उन्होंने संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। इन द टाइम ऑफ फिरोज शाह, ये हो गया मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। फिरोज शाह क्या, उनके टाइम पे क्या हुआ था, जो संस्कृत बुक ऑन मेडिसिन एंड म्यूजिक थे वो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ था। सुल्तान जैन उल आबिदीन जो कश्मीर में रूल कर रहे थे, उनका एक फेमस हिस्ट्रिकल वर्क था जिसको राज तरंगिनी बोला जाता है, एंड महाभारत, ये दोनों उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ठीक है। ये आपको याद रखनी, ये में भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। संस्कृत वर्क ऑन मेडिसिन एंड म्यूजिक वेर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। ठीक है। तो हमारा ख़त्म हो गया आर्ट एंड लिटरेचर। अब हम पढ़ेंगे कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में। हालांकि संस्कृत एंड पर्शियन बहुत ही फेमस था और मेजॉरिटी ऑफ
जगह पे इसको यूज होता था। पर्टिकुलरली जो रूलर्स होते थे मुस्लिम रूलर्स एंड हिंदू रूलर्स, उनके लैंग्वेज के बारे में हमने बात कर लिया। लेकिन अब देखेंगे रीजनल लैंग्वेज मतलब आम जनता किस तरह के लैंग्वेज यूज़ करते थे। मैनी लिटरेरी वर्क्स ऑन हाई क्वालिटी वेर प्रोड्यूस्ड इन मैनी रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे कि उस वक्त हिंदी यूज होता था, बंगाली, मराठी, तमिल, उड़िया, बहुत सारे ऐसे था रीजनल लैंग्वेज जो उस वक्त धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। First, the rise to maturity of many of these languages and their use as means of literary works may be considered a striking feature of the medieval period। तो medieval period की ये एक बहुत अच्छी खासी फीचर्स थी, जिसमें ऐसे नहीं कि सिर्फ जो अपर क्लास लैंग्वेजेस होता था वो यूज होता था, बहुत ऐसे रीजनल लैंग्वेजेस थे, बहुत ऐसे अच्छी खासी लैंग्वेज थे जो कि डेवलप हो रही थी धीरे धीरे, जिसमें बहुत सारी लिटरेरी वर्क भी होती थी। लिटरेचर इन तेलुगु डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में आपको पता है तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये सब बहुत यूज होता है, मराठी। तो ये सारी चीज़ें तेलुगु की डेवलपमेंट हुई थी साउथ इंडिया में अंडर द पैटर्नेज ऑफ विजयनगर रूलर्स। ठीक है। मराठी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी बहामनी किंगडम की एंड बीजापुर कोर्ट की। ठीक है। सम ऑफ द मुस्लिम किंग्स के पैटर्नेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, बहुत सारे मुस्लिम ऐसे रूलर थे जो कि रीजनल लैंग्वेज को भी पैटर्नेज कर रहे थे लिटरेरी पर्पस के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं नुसरत साहब जो बंगाल में रूल कर रहे थे, वो एक मुस्लिम थे एंड हैड महाभारत रामायण ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली। उन्होंने बंगाली भाषा में महाभारत रामायण की ट्रांसलेट की थी। उसी तरह से मालाधर बासु जो कि भागवत को ट्रांसलेट किया था बंगाली में, उनके पैटर्नेज और अंडर हिज पैटर्नेज। इन जौनपुर में क्या हुआ था, सूफी सेंट्स थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जैसी। उन्होंने हिंदी में बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ था एंड पुट फॉरवर्ड सूफी कंसेप्ट इन द फॉर्म विच कुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय द कॉमन मैन। तो सूफी जो की कंसेप्ट को उन्होंने अपने लोकल लैंग्वेज में उसको लिखा था, मतलब एक्सप्रेस किया था, जो कि कॉमन मैन को समझ में आए। ठीक है। विद द मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदी ए न्यू लैंग्वेज ग्रीव। धीरे धीरे क्या हुआ, पर्शियन एंड हिंदू लैंग्वेज की मिक्सचर में, फ्यूजन में एक न्यू लैंग्वेज क्रिएट होने लगी जिसको उर्दू बोला जाता है। पर्शियन मुस्लिम कम्युनिटी के, मुस्लिम रिलीजियस के लोग यूज करते थे और हिंदू मैक्सिमम हिंदी, संस्कृत तो थी, हमारे ब्राह्मण का जो लिटरेचर या फिर लिटरेचर होती थी, या फिर संस्कृत थी जो कि रूलर यूज़ करते थे, अपर क्लास लोग यूज़ करते थे, लेकिन बाकी के जो रीजनल लोग हैं वो पर्टिकुलरली हिंदू बहुत प्रीफर कर रहे थे। तो इसी वजह से पर्शियन और हिंदू मिलाकर एक उर्दू लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई। उर्दू का मतलब कैंप। इट मोस्टली यूज बाय सोल्जर्स। इसको सोल्जर्स पर्टिकुलरली यूज करते थे। उसका ग्रामर सेम होता था, हिंदी का जो ग्रामर होता था, बट वर्ड्स जो होते थे वो थोड़ा पर्शियन लैंग्वेज से बोरो किया जाता था, तुर्की से एंड हिंदी, ये सब से मिलाकर उसका वर्ड होता था, लेकिन ग्रामर हिंदी की तरह सेम होता था। एलंग द वेस्ट कोस्ट हमारा जो होता था इंडिया का, वहाँ पे अराबिक वाज यूज्ड बाय द ट्रेडर्स फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया जो ट्रेडर आते थे सूरत में, यहाँ पे गोवा, मुंबई में जो कोस्ट होता था, उसमें जो यूज होता था लैंग्वेज, वो पर्टिकुलरली अरबिक होता था। ठीक है। लैंग्वेज के बाद अब हम देखेंगे फाइन आर्ट्स के बारे में। When the Turks came to India, they inherited the rich Arab tradition of music। तुर्क जब आए इंडिया के अंदर, वो उनके साथ अरब ट्रेडिशन के म्यूजिक को साथ में लेकर आए थे। वो बहुत रिच था, ये जो ट्रेडिशन म्यूजिक है, अरब ट्रेडिशन की जो म्यूजिक है वो बहुत ही रिच था। विच फर्दर डेवलप्ड इन ईरान एंड सेंट्रल एशिया। धीरे धीरे ये डेवलप हुआ ईरान में एंड सेंट्रल एशिया में। दे ब्रॉट विद देम ए नंबर ऑफ न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो बहुत सारे न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने साथ लेके आए, जिसमें था रबाब, सारंगी एंड न्यू म्यूजिकल मोड्स एंड रेगुलेशंस। ये सब वो अपने साथ लेकर आए थे। इंडियन म्यूजिक एंड इंडियन म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ कैलिब्स एट बगदाद हैड पॉसिबली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक देयर। तो ये जो इंडियन म्यूजिक एंड इंडियन म्यूजिशियन थे, जो बगदाद मतलब जो अरब में रूल करते थे, बगदाद में जो कैलिफ होते थे, उनके जो रूलर होते थे उनको कैलिफ बोला जाता था। जो उनके कोर्ट में हमारे जो इंडियन म्यूजिक थे और म्यूजिशियन थे,
उन्होंने क्या किया, हैड पॉसिबली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक देयर। उन्होंने वहाँ पे जो उनका कोर्ट में जो अरबिक ट्रेडिशन था म्यूजिक का, शायद वो उस ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस्ड होकर उसको इंडिया में लेकर आए थे। इन इंडिया सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बिगन अंडर द सुल्तान। तो धीरे धीरे जब दिल्ली सुल्तान डेवलप कर रहे थे, सुल्तानेट पीरियड चल रहा था, तब वो भी बहुत सारे ऐसे सुल्तान थे जो म्यूजिक को बहुत पैट्रोनाइज कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये कल्चर हमारे अडॉप्ट होने लगी, मतलब उनकी म्यूजिक हमारे इंडियन म्यूजिक के साथ फ्यूजन होने लगी। अमीर खुसरो हमने पढ़ा, वो एक बहुत अच्छी खासी म्यूजिशियन भी थी। उन्होंने उनको वाज गिवन, उनको नायक की टाइटल भी दिया गया था और मास्टर ऑफ बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक, ठीक है, ये टाइटल उनको दिया गया था। उन्होंने बहुत परसों अरबिक एयर्स, मतलब बहुत राग, जैसे म्यूजिक में डिफरेंट रागस होते हैं, उस रागों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि फ्यूजन था पर्शियन अरबिक म्यूजिक का, जैसे कि आयमन हो गया, घोरा हो गया, सनम हो गया, इस तरह की राग। उन्होंने सितार का भी इन्वेंशन किया था, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक कंटिन्यूड अंडर फिरोज। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ये बहुत म्यूजिक को लव करते थे, म्यूजिक को पैट्रोनाइज करते थे, तो उनके टाइम पे बहुत म्यूजिक फील्ड में बहुत इंटीग्रेशन हुआ था। वो बहुत ही वो फ्राइडे के दिन वो नमाज के बाद बहुत म्यूजिक सुनते थे तभी, ठीक है। इंडियन क्लासिकल वर्क जो कि हुआ था राग दर्पण, जिसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में उनके वक्त पे, फिरोज शाह के वक्त में। सुल्तान हुसैन सराकी, रूलर ऑफ जौनपुर, सरकी के बारे में हमने पढ़ा था, बहामनी किंगडम जब पढ़े थे तभी, उससे पहले हम सरकी के बारे में थोड़ा पढ़े थे। तो सुल्तान हुसैन सरकी जो थे वो जौनपुर के रूलर, वो भी एक बहुत बड़ी पैट्रन थे म्यूजिक के। सूफी सेंट पीर बुधान वॉज द सेकेंड ग्रेटेस्ट म्यूजियन ऑफ द एज। जो सूफी सेंट थे पीर बुधान, वो एक बहुत ही अच्छी खासी म्यूजिशियन थे, वो उनके टाइम पे उनकी कोर्ट में प्रेजेंट थे। राजा मन सिंह ऑफ ग्वालियर जो कि एक राजपूत थे, वो भी एक बहुत बड़ी म्यूजिक लवर थे। उनका वर्क था मन कौतूहल, इन हुइच ऑल द म्यूजिकल मोड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम्स वेर इंक्लूडेड वॉज प्रिपेयर्ड अंडर हिज एज। जो मुस्लिम म्यूजिशियन होते थे उनके द्वारा जो भी मोड्स यूज़ किया जाता था, वो सब कुछ वो मन कौतूहल के टाइम पे उनके जो वर्क है वहाँ पे मेंशन किया गया है, वहाँ पे इंक्लूड किया जाता था, इंट्रोड्यूस किया जाता था, यूज़ किया जाता था। A distinctive style of music influenced in considerable measure by Persian music developed in the kingdom of Kashmir। कश्मीर के किंगडम में भी एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ म्यूजिक को इन्फ्लुएंस्ड किया गया था, जो कि पर्शियन था पर्टिकुलरली। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जौनपुर, जौनपुर को कॉन्क्वेस्ट करने के बाद सिकंदर लोधी ने क्या किया था, फॉलोड इस ट्रेडिशन ऑफ पैट्रोनाइजिंग म्यूजिक ऑन ए लाविश स्केल। वो म्यूजिक को एक अलग तरीके से, एक लाविश तरह से पैट्रोनाइज करने लगे, मतलब म्यूजिक की डिमांड को उन्होंने बढ़ा दिया सिकंदर लोधी। ए ट्रेडिशन व्हिच वाज अडॉप्टेड बाय द मुगल रूलर्स लेटर ऑन। तो धीरे धीरे सिकंदर लोधी का जो ट्रेडिशन है, म्यूजिक का ट्रेडिशन इतना लाविश बना दिया कि उनको मुगल रूलर भी धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगे। तो ये था कुछ कल्चरल डेवलपमेंट हमारे इंडिया में ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड। तो आगे जाकर हम पढ़ेंगे सूफी मूवमेंट के बारे में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।